नमस्कार, मैं संगिनी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर विधायकों की बैठक बुलाई फिर, और बैठक में यह फैसला हो रहा है कि जो कुछ विधायक नहीं आए बैठक में, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और नोटिस जारी होगा कि आखिर क्यों नहीं आए। लेकिन ममता बनर्जी का पहला प्रयास जो है इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर, मोदी और शाह के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है उस षड्यंत्र को फेल करना। यह बात सच है कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रही हैं, तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। पहले इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा राज्यपाल को, उसके बाद ही दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जा सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह पर एक ग्रहण लगा हुआ है कि इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होगा कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया और बर्खास्त किया गया उनकी सरकार। यह दर्ज करना पड़ेगा, और दर्ज करना पड़ेगा तो उसके बहुत सारे रीजंस लिखने पड़ेंगे। ममता बनर्जी ने किन कारणों से नहीं दिया, ममता बनर्जी ने आरोप क्या लगाया, यह सारे रीजंस वहां दर्शाने पड़ेंगे। तो उसमें होगा कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तो हारी नहीं, जीती हूं, हमारी 100 सीटें लूट ली गई है। सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद चुनाव आयोग के ऊपर आरोप, यानी कि एक काला अध्याय पश्चिम बंगाल के राजनीतिक जो हिस्ट्री होगी उसके अंदर दर्ज होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा, पहली चीज। और दूसरा, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से एकजुट होकर के और ममता बनर्जी के साथ में खड़ा हो चुका है, और ममता बनर्जी ने पूरी फाइल तैयार कर रही है सुप्रीम कोर्ट जाने का और सबूतों के साथ। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि जो सबूत ममता बनर्जी तैयार कर रही हैं, यह सबूत अखिलेश यादव ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। अब ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी के पास एक जो प्लस पॉइंट्स है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, सीसीटीवी फुटेज, जो अखिलेश यादव के पास नहीं था। अब अखिलेश यादव ने इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया। अब ममता बनर्जी ने फॉर्म 17C का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने जो ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर न मिलने का कारण बताया है, और एक आधिकारिक नंबर बताया लास्ट का ईवीएम मशीन का 27, एक नंबर का जिक्र किया और कहा कि 100 विधानसभा सीटों पर ऐसे मैं बता सकता हूं। तो एक आधिकारिक नंबर 27 यह चुनाव आयोग के लिए बहुत संकट भरा हो गया है। दूसरी चीज, 12 बजे से शाम को 5:30 बजे तक काउंटिंग के वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत स्लो काउंटिंग हुआ था। मात्र 3 से 4 राउंड के अंदर ही हुआ था, कहीं 2 राउंड, कहीं 3 राउंड, कहीं 4 राउंड। 20 राउंड के काउंटिंग में मात्र 4 राउंड का काउंटिंग होना 5:30 बजे तक अपने आप में एक सवाल है। और दूसरी चीज, इन्हीं समयों के बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं को, एजेंटों को काउंटिंग सेंटर के अंदर से भगाया भी गया है। इसी के बीच फॉर्म 17C से ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर न मिलना भी कारण रहा है, और इसी के बीच ईवीएम मशीन बदल देना भी एक बड़ा कारण है, जिस सीसीटीवी फुटेज को दिखाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर रख देती है ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन एक साथ इनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है और सपोर्ट में है, तो न्यायपालिका को, चुनाव आयोग को यह आदेश देना पड़ेगा कि वह सीसीटीवी फुटेज दिखाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने और बोलने के लिए मना करता है, और या सुप्रीम कोर्ट कहता है चुनाव आयोग मना करता है, इसका मतलब होगा कि हेराफेरी हुई है, एक असंवैधानिक सरकार शपथ ले रही है, पहली चीज। दूसरा, मोदी शाह का षड्यंत्र फेल बड़ी महत्वपूर्ण है
कि मोदी शाह ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो षड्यंत्र रचा 100 सीटों का, और ईवीएम मशीन हेरफेर में चुनाव आयोग सहभागी रहा उसका, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आरोपों के अनुसार, इंडिया गठबंधन के आरोपों के अनुसार मैं यह बात बोल रहा हूं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह षड्यंत्र पूरी तरह से फेल हो सकता है, और इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने इस षड्यंत्र को फेल किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो भीषण बवाल इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया जैसा उम्मीद किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज सिर्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, सीसीटीवी फुटेज जिसमें 100 सीटों का पूरा ब्यौरा दर्ज है, और चुनाव आयोग को दिखाना पड़ेगा यह चीज, तो चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। लेकिन इस बीच बहुत चौंकाने वाली जो चीजें हैं, बंगाल और तमिलनाडु में दोनों में बवाल है। हम अगर पहले तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में विजय थलपति के पास में जिस तरह से 108 सीटें आई हैं, उससे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से राज्यपाल को उन्हें निमंत्रण भेजना चाहिए था कि आप आइए, सरकार बनाइए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बाकी जो भी है उनसे अलग अलग है। डीएमके के पास जो 59 सीटें हैं, तो डीएमके ने यह साफ कर दिया है, स्टालिन ने, कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तमिलनाडु की जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया है और विजय को दिया है, टीवीके को, तो टीवीके सरकार बनाएगी, हम विपक्ष में बैठेंगे। अब यहां पर एडीएमके की बात आती है। एडीएमके के अंदर 47 है। अभी जो एक खबर आ रही है निकल के तमिलनाडु के कुछ लोगों से बातचीत पर, कि एडीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी, और एडीएमके साल में 12 बार तो वह तोड़ती ही रहती है गठबंधन, तोड़ती है जुड़ती है, तोड़ती है जुड़ती है। अब एडीएमके 5 साल विपक्ष में रहती है, तो पूरी तरह से इसका और जनाधार खत्म हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो एडीएमके के 25 विधायक एक किसी रिसोर्ट में बैठ करके इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं कि वह एडीएमके छोड़ के टीवीके में चले जाएंगे। अगर यह फैसला हो गया तो एडीएमके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और विजय थलपति की सरकार टीवीके की बन सकती है। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी की सरकार, मोदी शाह की जोड़ी, जो जैसा मैंने कहा षड्यंत्र का इस्तेमाल किया, राज्यपाल के जरिए विजय को रोकने की कोशिश की जा रही है। और विजय को रोकने की कोशिश यह है कि भाजपा चाहती है कि एडीएमके विजय के साथ मिलकर सरकार बना ले, लेकिन एडीएमके और डीएमके के खिलाफ लड़े थे। अब राजनीति है तो पार्टी छोड़ करके नेता जा रहे हैं, तो नेता जाएंगे, किसी भी पार्टी में जाएंगे, और विजय की सरकार नहीं बनती है तो यह संविधान की हार होगी। जो राज्यपाल के पास पावर नहीं है इस बात का कि वह किसी को सरकार बनाने के लिए रोक सके। 60 विधायक है, अगर उनके बाद में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डीएमके है 59 पर, अगर 60 किसी के पास हो या 59, तो अगर विजय बनाने से इंकार करते हैं तो डीएमके को उन्हें सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है उसको निमंत्रण देना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन उसको वह भी नहीं बनाएंगे तो तीसरे को दिया जा सकता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आप मत दें। उन्हें फ्लोर टेस्ट करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया जाता है या 6 महीने का वक्त दिया, 6 महीने का भी वक्त दिया जाता है कि आपको 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। हर कोई चाहता है कि चुनाव हो गया तो फिर तत्काल में दोबारा चुनाव ना हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर तमिलनाडु में दोबारा चुनाव की परिस्थिति आती है तो वह बहुत भयावह हो सकता है, गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है वहां की बाकी पार्टियों को।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि जो वह डीएमके को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, अभी तक डीएमके या डीएमके या एडीएमके की सरकार बन रही थी, भाजपा इन क्षेत्रीय पार्टियों से पीछा छुड़ाना चाहती थी और फिर इन दोनों को नजरअंदाज करके टीबीके आ गई। यानी कि अब टीबीके के साथ कांग्रेस मिल रही है तो लोकसभा चुनाव में भी भारी पड़ेगी, हर चीज में कांग्रेस भारी पड़ेगी। और कांग्रेस के शामिल होने के बाद, राहुल के शामिल होने के बाद विजय को मजबूती मिल जाएगी। भले कांग्रेस के 5 है, लेकिन उन्हें आगे की रणनीति और राजनीति समझ के लिए कांग्रेस एक अलग उनके लिए बहुत रामबाण साबित होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी एडीएमके और डीएमके को तोड़ने में लगी हुई है। डीएमके के पास, स्टालिन के पास जो सांसद है उन्हें तोड़ने में लगी है। कामयाब होगी नहीं होगी यह मैं नहीं जानता। और बंगाल में ममता बनर्जी को, सांसदों को तोड़ने में। अब कहा यह जा रहा है कि विजय थलपति के खिलाफ अपनी आय की पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी है, छिपाई है, यह आरोप लगाया जा रहा है टीवी चैनलों पर और बाकी लोगों द्वारा, भाजपाइयों द्वारा। उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है और एफआईआर होकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यह सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत है। अगर ऐसा होता है तो उसका असर क्या पड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन यही चीज एनडीए गठबंधन के किसी घटक तक, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं हो सकता। पैसे मिल भी जाए, जानकारी कुछ, नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है मैं कहता हूं, वह कहते हैं कि नहीं है, भाजपा कहते हैं नहीं है, तो असली दिखा दो, उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, उसका प्रोफेसर का नाम बता दो, नहीं बताते। अमित शाह की भी डिग्री फर्जी है, वह भी नहीं दिखाते। सम्राट चौधरी सीएम बने, उनकी डिग्री ही लाजवाब है, किसी ने नाम ही नहीं सुना है उसका, बहुत हिस्ट्री के साथ वह बताते हैं और नाम भी नहीं ले पाते। तो इन लोगों की काबिलियत के सामने एक पढ़े लिखे इंसान की काबिलियत का कोई कदर नहीं है, क्योंकि अनपढ़ों की फौज है। लेकिन इनके पास सबसे बड़ा हथियार षड्यंत्र और जांच एजेंसियां हैं, जिनका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सिर्फ और सिर्फ तोड़ना जानती है। हर पार्टियों को तोड़ा है इन लोगों ने, किसी को भी बख्शा नहीं। कांग्रेस को नहीं खत्म कर पाए, बहुत तोड़ दिए, सरकारें गिरा दी, तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस इस देश की जड़ है, इस देश की लोकतंत्र और संविधान की जड़ है कांग्रेस। उसके ऊपर के पौधे को तो आप काट सकते हो, डाल को काट सकते हो, इसकी जड़ को खत्म करना नरेंद्र मोदी और आरएसएस की 7 पुश्ते भी कम पड़ जाएंगे, 7 जन्म लेना पड़ेगा, तभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जंग छिड़ी हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस बीच एक जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक की बात आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तो बंगाल और तमिलनाडु के अंदर यह जो एक भीषण बवाल चल रहा है, तो ममता बनर्जी ने सारा बैठकें कर रही हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले आप दर्शकों को मैं बता दूं, कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है अगर केस आपका टिका रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ऐसे वक्त में जब सब के सब भाजपाई हो चुके हैं, मोदीमय हो चुके हैं सब, न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आपको जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में और आपके केस पर सुनवाई हो, इसके लिए बहुत ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा वह आपके केस को डिसमिस कर देगा। ऐसे में यह भी चुनौती इंडिया गठबंधन के पास है। अब इंडिया गठबंधन के पास 2 रास्ते हैं कि एक तो कागजों से मजबूत होकर के न्यायपालिका की लड़ाई न्यायपालिका के अंदर लगे, यह सोचकर कि हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे, रिकॉर्ड में तो आए, कुछ टिप्पणी तो करे कि हम नहीं दिखाएंगे सीसीटीवी, कम से कम यह तो कहे ताकि देश को पता चले। और आजकल सुप्रीम कोर्ट के भी केस लाइव चल रहे हैं, तो ऐसे में यह एक संदेश। और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, दूसरा सड़कों की लड़ाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है।
सड़कों पर जब तक लोग रहते हैं, संसद के अंदर नेता होश में रहते हैं, और जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो वह नेता आवारा हो जाते हैं, उन्हें फिर किसी चीज का फर्क। इस वक्त संसद आवारा हो गया है क्योंकि सड़कें सूनी हो गई हैं, और यही वक्त है कि सड़कों को भर दे। आप दर्शक सोचिए, इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, यह सारी पार्टियां हैं, हर तरफ पूरे देश की हैं। अब डीएमके से कांग्रेस छोड़ करके टीवीके में चली गई है, तो अब डीएमके स्टालिन क्या इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे या अलग हो जाएंगे? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके कहा जा रहा है कि अब उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश है, बचाकर। जिस तरह से डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, हार से सबक लेते हुए अगर वह देश के साथ खड़े रहे, एकजुट रहे, तब तो शायद उन्हें आने वाले वक्त में फिर मौका तमिलनाडु में मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से चर्चा चल रही है कि भाजपा तोड़ने की कोशिश और मिलाने की कोशिश कर रही है, ऐसा संभव हुआ तो फिर इंडिया गठबंधन भी कुछ नहीं कर पाएगा और डिलिमिटेशन बिल भी लागू हो जाएगा, जो इस देश के लिए बहुत घातक होगा, बहुत भयावह होगा। आप दर्शक सोच नहीं सकते कि इतना भयावह होगा कि किसी एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर, विधानसभा के अंदर 10 लाख लोग रहेंगे वोट डालने वाले, और कहीं पर सिर्फ 1 लाख ही रहेंगे। एक विधानसभा 1 लाख का होगा और एक 10 लाख का होगा। यह कैसा होगा मैं आपको बताता हूं, जो बहुत जरूरी है जानना। जैसे मुस्लिम हैं, SC ST हैं, दलित हैं, नहीं देते हैं भाजपा को वोट, और समर ठाकुर भाजपा को देते हैं। समर ठाकुर 1 लाख ही है तो उनका एक अलग कंस्टिट्यूंसी बना देगी डिलिमिटेशन के जरिए, जैसा आसाम में इसका फार्मूला तय किया गया। और आप 20 किलोमीटर दूर हैं, आप 20 किलोमीटर से आएंगे इस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। सोचिए, आप आएंगे आप वोट डालने के लिए, और 10 लाख लोग डालेंगे तो एक प्रत्याशी, और एक जगह 1 लाख से एक प्रत्याशी हो जाएगा। 1 लाख में 50,000 पाएगा तो प्रत्याशी हो गए। ऐसा होगा। आसाम में ऐसे ही हुआ है। आसाम में SIR नहीं हुआ है, वहां डिलिमिटेशन हुआ, CAA NRC के तहत किया गया, जो आसाम में सीटें घटा दी गई, और आसाम में सीटें घटा करके इतनी सीमित कर दी गई, और इतनी कोई कंस्टिट्यूंसी इतनी बड़ी बना दी गई और कोई कंस्टिट्यूंसी एकदम छोटी बना दी गई। तो यह जो समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी इसी के तहत विपक्ष को पूरी तरह से सीमित कर देना चाहती है और खत्म करना चाहती है डिलिमिटेशन के जरिए, जिसको लेकर के विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार को समर्थन नहीं किया। अब अपनी मंशा पूरा करने के लिए, छत्रप राज करने के लिए एक जगह राज और रुकावटें कर रही हैं। अब इंडिया गठबंधन ने एक नई ताकत तो दिखाई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और मोदी शाह का षड्यंत्र फेल हो जाएगा अगर बंगाल से ममता बनर्जी एक्टिव हो जाए। अभी तक तो एक्टिव वाले मुद्रा में हैं, अभी तक जब हम लोग इस वक्त लाइव हैं, इस वक्त तो हैं, बैठकें कर रही हैं, सबूत इकट्ठे कर रही हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं। आज तो उन्होंने यह स्टेटमेंट अभी से कुछ वक्त पहले दिया है कि पहले ये होता था कि ममता बनर्जी कमान संभालेंगी इंडिया गठबंधन का, अब कह रही है कि मैं तो इंडिया गठबंधन की एक नेता कार्यकर्ता हूं बस। यह चीज हर नेता अपने आप को एक कार्यकर्ता जिस दिन समझ लेगा इंडिया गठबंधन का, मोदी शाह की बैंड बच जाएगी, यह 100% गारंटी मैं कहता हूं। और यह सरकार सड़कों पर जनता को देख करके डरती है और फैसले बदलती है। उदाहरण है 3 कृषि कानून पर किसानों का 13 महीने का आंदोलन, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया फैसले देने को, और सरकार भी घुटने के बल आ गई। अब इस मामले में जो देश के लोकतंत्र के गला को घोटने की कोशिश की गई है, अब ममता बनर्जी पेश करने के बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा कि चुनाव आयोग उसमें फंस जाएगा और CCTV कैमरा दिखाना पड़ेगा? सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। बंगाल में भीषण बवाल तो मची गया है, और तमिलनाडु में TVK को एक नई चुनौती, नई
अभी पहली बार पार्टी चुनाव लड़ी है, पहली बार सत्ता में आई है और पहले ही केंद्र की चुनौती मिल गई है राज्यपाल के जरिए, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।